नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। आपने ध्यान दिया होगा कि गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि राइड को स्मूथ बनाया जा सके। ठीक इसी तरह से जब दुनिया में मंदी आती है तो कोई देश शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर उभरता है और पूरी दुनिया को आर्थिक झटके से बचाकर फिर से पटरी पर लाने में मददगार साबित होता है। ऐसे में पूरी दुनिया में छाए आर्थिक संकट की आशंकाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह ही लगातार उभर रही है और इसे दुनिया के बड़े बड़े देश मान भी रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था तूफानी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, यानी कि भारत की टक्कर में आज कोई नहीं है। आर्थिक विकास दर के लिए जितने भी अंदाजे लगाए गए, परिणाम हमेशा उससे बेहतर ही रहे हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 8.4% रही है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर अनुमान 6.5% रहने का था, लेकिन 8.4% का यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। इससे पिछली तिमाही में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ 7.6% की रही। इसके क्या मायने हैं? इंडिया स्टोरी के शो में आज हमारा यह मानना है कि हमारा विश्लेषण इतना सरल हो कि इसे स्क्रीन के सामने चाहे कोई वृद्ध देख रहे हो, कोई हाउसवाइफ देख रही हूं या फिर कोई युवा, हर किसी को पूरी बात पूरी तरह से समझ आनी चाहिए ताकि अधकतरन वाली खबरों से आपको खबरदार किया जा सके। ऐसे में देश के विकास से आपके होते विकास के बारे में आपको बताएंगे, दुनिया में जारी होने वाली तमाम रिपोर्ट्स, रिसर्च और खबरों के लेंस से। तो आइए शुरू करते हैं आपकी जेब को भारी करने वाली हमारी और आपकी स्टोरी, आज की इंडिया स्टोरी। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हर एक रिपोर्ट के दो भाग होते हैं। एक देश की तरक्की को दिखाता है जिसे मेजर पार्ट कहा जा सकता है, और दूसरा इस तरक्की से होने वाले एक इंडिविजुअल की तरक्की को दिखाता है जिसे हम इसका माइक्रो पार्ट कह सकते हैं। मतलब यह है कि अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो ये आपके और मेरे लिए महज एक नंबर के जैसा है, लेकिन इसका असर बेहद डीप है, गहरा है। जीडीपी का बढ़ना मतलब आपका पैसा बढ़ना। ये वो पैसा है जो कुछ वर्किंग डेज में आपके खाते में रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसे आप न्यू वर्ल्ड वेल्थ एंड हेनली एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट से समझिए। इस रिपोर्ट में भारतीयों के मालामाल होने की बात कही गई। इसमें यह बताया गया कि दिल्ली और मुंबई में मिलेनियर्स की संख्या रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ी है। भारत में करोड़पतियों की बढ़ती हुई संख्या का सीधा सा मतलब है लोगों की जेब में पैसा आ रहा है और उनका जीवन स्तर भी बदल रहा है। बढ़ते हुए मिलेनियर्स और विदेश से भारतीयों द्वारा भेजा गया पैसा, ये दोनों इस बात के संकेत हैं कि लोगों की जेब में पैसा बढ़ रहा है। भारत अब अमीर हो रहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी मानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस वक्त दुनिया में सबसे तेज है, जो भारत की बढ़ती हुई शक्ति, भारत की तरक्की, भारत में विकास की रफ्तार को दिखा रहा है। साल 2011 में भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी था। साल 2014 में भारत 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। आज यानी कि साल 2024 में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और साल 2027 तक 2027 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान भी है। ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म CLSA का अनुमान है कि साल 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 यानी कि पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कई बार कह चुके हैं और उनके विजन में ही 2047 का पूरा लेखा जोखा सेट है। वो भारतीय अर्थव्यवस्था को टॉप पर लाने वाला फॉर्मूला ढूंढ चुके हैं जिसे उन्होंने नाम दिया है 24/7 फॉर 2047। आज भारत दुनिया की
5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। 10 साल पहले भारत 11th पर था। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने पिछले साल ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी और इसके मुताबिक भारत में वयस्कों की आबादी 65% है। यानी कि हर व्यस्त भारतीय के पास एवरेज $16,500 यानी कि करीब 13.70 लाख रुपए की निजी संपत्ति है, जबकि कुल संपत्ति $15.4 ट्रिलियन यानी कि करीब 1,280 लाख करोड़ रुपए की है। भारतीयों की यह संपत्ति 8.7% की दर से बढ़ रही है, जबकि दुनिया में यह दर 4.6% की है। इस फिगर को जरा गौर से समझिए और इसी में पूरी बात छिपी हुई है। भारतीय लोगों की संपत्ति जहां पर 8.7% की दर से बढ़ रही है, तो दुनिया में जो दर है वो मात्र 4.6% की है। यानी कि आज नहीं तो कल हम dunia से आगे निकलने वाले हैं, क्योंकि भारत का वेल्थ इंजन जबरदस्त चल रहा है। वहीं दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास $1.10 लाख यानी कि करीब 91 लाख रुपए की निजी संपत्ति होगी, जिसमें सिर्फ भारत और चीन के अरबपतियों की संख्या दोगुनी होने का अनुमान भी है। अब जरा इसे एक नेशनल पर्सपेक्टिव से समझने की आइए कोशिश करते हैं, और इसे समझने के लिए हम जीडीपी ग्रोथ वाले डेटा को जरा उठा लेते हैं। जीडीपी के हिसाब से अभी भारत 5वां सबसे अमीर देश है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी है, और ऐसा होने पर भारत दुनिया का 3रा सबसे अमीर देश बन जाएगा और 2047 तक हम दुनिया के सबसे अमीर देश होंगे। अब इसका एक दूसरा एंगल भी आप जरा समझिए। भारत को अगर अमीर बनना है तो गरीबी से भी मुक्त होना पड़ेगा, और गरीबी से निकलने का काम हम एक समाज के तौर पर कर भी सकते हैं, जहां पर सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि भारत में गरीबी का अनुपात लगातार गिर रहा है। आजादी के पहले 80% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, और वहीं अब करीब 17% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी कि 23 करोड़ की आबादी। और संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2005 के बाद अगले 15 सालों में 55% लोग गरीबी से बाहर आए। तब करीब 64.5 करोड़ लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर थे। 2019 से 21 में यह दर घटकर 16.4% रह गई, यानी कि 15 सालों में 41.5 करोड़ लोग गरीबी के चंगुल से निकल आए हैं। यह आंकड़ा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बताया गया है। आप भी वहां से इसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा। लेकिन आप ये देखिए कि आंकड़ों में सब कुछ गुलाबी हो तो ऐसा नहीं है। अभी भी हमें बहुत काम करने की जरूरत है, या फिर मैं यूं कहूं कि अब हम चल दिए हैं तो रुकना नहीं है। आप भारत में सबसे गरीब राज्यों का डेटा वो भी देखिए। जैसे मसलन सबसे पहले बिहार की बात करूंगी। बिहार में 33.76% गरीबी है। झारखंड में ये 28.81% की है। मेघालय में 27.79% गरीबी का आंकड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में 22.93% है। मध्य प्रदेश में ये 20.63% है, तो असम में 19.35% है। छत्तीसगढ़ में गरीबी का आंकड़ा 16.37% का है, तो उड़ीसा में 15.68% है। नागालैंड में 15.43%, तो राजस्थान में 15.31% है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां पर गरीबी में तेजी से गिरावट देखी गई है, यानी कि अब हम सही जगह कील ठोक रहे हैं। भारत सरकार ने इसको लेकर बीते एक दशक में कुछ शानदार कदम उठाए हैं। इंडिया स्टोरी का लास्ट एपिसोड, जिसमें हमने आपको सरकार की मुद्रा योजना के बारे में बताया था,
कि कैसे बिहार की बबीता देवी मोहम्मद उद्दीन ने सरकार की मदद से खुद की दुकान खोली, कई लोगों को रोजगार दिया और उनका परिवार गरीबी के लूप को तोड़कर बाहर आ गया। और गरीबी का ये लूप तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई गरीब है तो उसका बच्चा भी गरीब होगा, वो भी शिक्षा की बजाय काम की तलाश में घूमेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, बड़ा होगा और वो भी गरीब ही रह जाएगा। ये वो लूप है जिससे एक योजना के हथौड़े से तोड़ा जा सकता है। अब आप सोचिए, पटना की बबीता देवी गरीब थी, कोई काम नहीं था, लेकिन सरकार से मामूली किश्तों पर आसान सा लोन लेकर अपनी दुकान खोली, अच्छा कमा रही हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं और बच्चे आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पायलट या जो वो चाहे कुछ भी बन सकते हैं। मतलब बबीता का गरीबी का वो कुचक्र अब टूट चुका है। ऐसे ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षित हो सके। आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, ताकि बीमारी के चक्कर में गरीब अपना सब कुछ ना खो दे और कभी इस वर्ग से बाहर ही ना निकल पाए। और ऐसे ही कई योजनाएं हैं। मतलब आप ये सोचिए, घरेलू महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जनधन खाता योजना तक लॉन्च की गई, जिससे आज कई महिलाओं के बैंक में खाते हैं। आज गांव-गांव महिलाएं अपना पैसा बैंक में रखती हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर उनके काम भी आ जाता है। ये तो बात हुई गरीबी के उस लूप की जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तो दूसरी तरफ एक वर्ग वो भी है जिसे और ज्यादा सशक्त करने की जरूरत है। ये वर्ग है सर्विस क्लास का, व्यवसायियों का, उद्योगपतियों का, क्योंकि लार्जर पर्सपेक्टिव में ये वर्ग एक देश को अमीर बनाने में सबसे ज्यादा मदद करता है। और इसका हाल भी आप सुनिए। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 तक, यानी कि सिर्फ 3 साल के अंदर 100 मिलियन यानी कि 10 लाख भारतीय अमीर हो जाएंगे। 2027 तक 10 करोड़ भारतीय ऐसे होंगे जिनकी सालाना कमाई $10,000 यानी कि 8,30,000 रुपए हो जाएगी। और रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में साल 2015 में सिर्फ 2,40,00,000 लोग ही सालाना 8,30,000 रुपए कमा पाते थे। और यह संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। भारत में 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि साल में 8,30,000 रुपए कमाते हैं और ये कुल जनसंख्या का 4% बनता है। और 2027 तक ये 67% हो जाएगा, यानी कि 4% से 67% तक पहुंचना, और संख्या 10 करोड़ हो जाएगी, यानी कि 3 साल में ही इसमें 4 करोड़ नए लोग जुड़ जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा की जनसंख्या वाले देश ही दुनिया में कुछ ही हैं, यानी कि भारत में जितने लोग अमीर होंगे उतनी तो कितने देशों की जनसंख्या भी नहीं होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मिडिल क्लास अमीर होता जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि भारतीय आने वाले समय में ट्रैवलिंग यानी कि घूमने, आरामदायक चीजों को खरीदने, स्वास्थ्य, गहने, घर के बाहर खाने और पैक किए गए फूड खरीदने, साथ ही गाड़ियां खरीदने, फैशन, रियल एस्टेट पर ज्यादा स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे। और इस वजह से इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज को भी इसका फायदा होगा। दुनिया की तमाम लग्जरी कंपनियों को भी भारत में अपना बिजनेस फैलाना होगा। इसके साथ ही गोल्डमैन सैक्स का यह भी दावा है कि भारत में अरबपतियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। हाल ही के दिनों में लोगों की जो परचेजिंग पावर है, यानी कि जो उनकी खरीदने की क्षमता है, वो बढ़ी है और इससे खपत बढ़ेगी। भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,74,000 रुपए सालाना के करीब है। साल 2019-23 के बीच 12.6% सालाना की दर से अमीरों की संख्या बढ़ी है। और वहीं पर जो टॉप के अमीर हैं उसमें भारत का डेटा शानदार है। मुंबई के 603 वर्ग किलोमीटर में ही बीजिंग के 16,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा अरबपति हैं। मुंबई एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन चुका है। हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट से ये पता चलता है कि मुंबई में 92 अरबपति हैं, जबकि बीजिंग में 91 अरबपति हैं।
तो चीन में भारत के 271 की तुलना में कुल मिलाकर 814 अरबपति। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो मुंबई अरबपतियों के मामले में न्यूयॉर्क के बाद तीसरे स्थान पर है, जहां पर 7 साल बाद सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं। और ये लिस्ट ये भी कहती है कि 97 के साथ 97 के साथ लंदन दूसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के टोटल 92 लोगों की संपत्ति एक साल में 47% बढ़कर $445 बिलियन यानी कि 37.09 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो चीन की राजधानी में बिलियनियर्स की वेल्थ 28% कम होकर $265 बिलियन यानी कि करीब 22.08 लाख करोड़ रह गई। मुंबई में रहने वाले अरबपतियों की खूब तेजी से कमाई हो रही है। मुंबई पर एनर्जी, फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर से खूब पैसा आ रहा है और इसे आप भारत की तरक्की का मीटर भी मान सकते हैं। भारत में अमीरों की बढ़ती हुई संख्या ये बताती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं, हमारे जो उद्योग हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। और ये बात कई नेताओं को भी समझनी होगी, वो नेता जो आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश के ये अमीर लोग आपको लूट रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमारे दिमाग में ये बात डालने का काम 1980 और 90 के दशक में सिनेमा ने भी किया। आपको वो फिल्मी डायलॉग याद होंगे जहां पर फैक्ट्री में काम करने वाला एक गरीब हीरो अपने करप्ट और अमीर मालिक से कहता था कि साहब हम गरीब जरूर हैं लेकिन दिल के सच्चे हैं, आप अमीर जरूर हैं लेकिन दिल के काले हैं। इन बातों ने देश के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के बीच जगह बना ली, लेकिन ऐसा क्या सच में है? इसको महज इस बात से क्लियर कर सकते हैं कि अ पुअर पर्सन इज नॉट ऑलवेज एन ऑनेस्ट मैन एंड अ रिच पर्सन इज नॉट ऑलवेज बैड आइदर। मतलब जरूरी नहीं है कि जो गरीब हो वो एक ईमानदार व्यक्ति ही हो। इसी तरीके से जरूरी ये भी नहीं कि कोई व्यक्ति जो अमीर है वो करप्ट ही हो। हमें और आपको ये बात समझनी होगी कि देश में अमीरों की वजह से हमारे देश का मान सम्मान बढ़ता है। आप अनंत और राधिका के सेकंड प्री वेडिंग से आप समझिए, ये इवेंट 8,000 करोड़ रुपए के क्रूज पर हो रहा है। दुनिया भर के सेलिब्रिटीज इसमें शामिल है। इटली के सबसे महंगे शहर पोर्टोफिनो में सिर्फ अंबानी के मेहमानों को घूमने की इजाजत है और बाकी पोर्टोफिनो के सभी लोगों को घरों में रहने के लिए कह दिया गया है। दुनिया भर में इस सेरेमनी की चर्चा है और इससे पहले भी फर्स्ट प्री वेडिंग सेरेमनी, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े कलाकार भारत की जमीन पर हवाई जहाज से ऐसे उतर रहे थे जैसे किसी ऑटो स्टैंड पर भीड़ में उतरते हैं। और आप सोचिए पूरी दुनिया में नाम किसका होता है? भारत का। इसके अलावा इन लोगों की वजह से कितने लोगों को रोजगार मिलता है ये भी आप जानिए। अडानी ग्रुप 2 लाख लोगों को रोजगार देता है। रिलायंस की वजह से 3 से 4 लाख लोगों को काम मिलता है। टाटा ग्रुप 8 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन करता है, जबकि गुजरात के आनंद की अमूल 15 लाख लोगों को आय का स्रोत देती है। यानी कि गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना है तो वहीं उद्योगपतियों को भी सशक्त करना है। और यही है देश के डबल इंजन ग्रोथ का फॉर्मूला, जिसने हमारा वेल्थ इंजन, जिसकी वजह से सटासट दौड़ता हुआ नजर आएगा। और हाँ, आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी तब यह कहा जाता था कि भारत की अर्थव्यवस्था एक हाथी की तरह है जो शान से तो चल रहा है लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है और हमेशा धीमी ही रहेगी। हमारे देश के नेताओं ने भी लंबे समय तक स्ट्रैटेजी नहीं बदली और कट कॉपी पेस्ट में विश्वास करते रहे, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज सरकार अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सख्त फैसले ले रही है, जिसमें उसे जनता का समर्थन भी मिल रहा है। भारत का टारगेट साल 2027 तक टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने का है, जो बहुत ही जल्द हकीकत में बदल सकता है। और अगर देश टॉप 3 में होगा तो हम ऑटोमेटिक टॉप 3 में होंगे, यानी कि तब वो बढ़ा हुआ पैसा हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा और हम डेवलप्ड नेशंस के चार्ट में अपने आप को बस्ट करेंगे।